गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और एड्जॉर्प्शंस के बारे में हमने डिटेल में देखा था व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन, राइट। और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन देखा था, जहाँ पे लैक ऑफ स्पेसिसिटी था, स्पेसिफिसिटी। उसके बाद नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, रिवर्सिबल नेचर, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये 5 टोटल प्रॉपर्टीज थी जो फिजियोसॉर्प्शंस को डिफाइन करती थी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन, वहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है हाई सिलेक्टिविटी। वहाँ पे लैक ऑफ सिलेक्टिव स्पेसिफिसिटी था, यहाँ पे हाई स्पेसिफिसिटी है। यानी कि केमिसॉर्प्शन जो है वो पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को लेके स्पेसिफिक होगा। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली अकर इफ there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate. For example, oxygen is absorbed on the metal by virtue of oxide formation and hydrogen is absorbed by transition metal due to hydride formation. ऑक्सीजन मेटल के सरफेस पे इसीलिए एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि वो मेटल सरफेस पे ऑक्साइड बना सकते हैं, और हाइड्रोजन इसीलिए एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि वो मेटल सरफेस पे हाइड्राइड बना सकते हैं। सो ये हो गया हाई स्पेसिफिसिटी, यानी कि स्पेसिफिक केमिकल बॉन्डिंग होगा तभी वो एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी। फिजिकल ऑप्शन जो है वो रिवर्सिबल हो सकता था, जबकि यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद वापस से वो स्पॉन्टेनियसली बाहर नहीं आ सकता। देखो, एज केमिसॉर्प्शंस इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है, सो इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर। केमिसॉर्प्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट प्रोसेस इज वेरी स्लो एट अ लो टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखो, केमिसॉर्प्शन भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन वो बहुत ही स्लो तरीके से होता है क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे होता है और उसको हाई एनर्जी चाहिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तभी वो चीज़ होगी। लाइक मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज, एड्जॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन ऑफ्टन इंक्रीज विथ राइज ऑफ द टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेचर लो है इसीलिए वो बहुत ही स्लो पेस में होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। फिजियोर्प्शन of a gas adsorbed at a lower temperature may change into chemisoption at a high temperature. कोई भी फिजिसॉर्प्शंस जो है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, वो हायर टेम्परेचर पे केमिसॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यूजुअली हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन, और अगर हाई प्रेशर होगा तो तब भी केमिसॉर्प्शन जो है वो फेवरेबल रहता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। जैसे फिजियोर्प्शन के अंदर सरफेस एरिया मैटर करता था, सेम चीज़ यहाँ पे भी मैटर करेगी। लाइक फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। लाइक एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत ही हाई होगी, वहाँ पे लो थी। सो अब आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। चलो, ये मोस्ट आईएमपी है, डिफरेंस बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 डिफरेंस अभी तक आए हैं, एक है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा ये हो गया फिजिसॉर्प्शंस एंड केमिसॉर्प्शन। चलो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन अराइज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेस, जबकि ये होता है केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद फिजिकल एड्जॉर्प्शन कोई स्पेसिफिक नेचर कैरी नहीं करता है, जबकि ये हाईली स्पेसिफिक होता है इन नेचर। जब कोई केमिकल बॉन्डिंग होगा तभी ये होगा। ये रिवर्सिबल है, जबकि केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। लाइक यू नो दैट ऑलरेडी, ओके। It depends on the nature of gas. More easily liquefiable gas, more it will be absorbed. यहाँ पे
ये भी गैस के नेचर पे डिपेंडेंट है, बट रीज़न अलग है। यहाँ पे लिक्विफाइबल गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है, यहाँ पे जो गैस जल्दी से रिएक्ट कर पाएगा वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। यहाँ पे एंथैल्पी होता है 20 से 40 किलो जूल, जो लो है, जबकि यहाँ पे 80 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगा, जो हाई है। यहाँ पे लो टेम्परेचर फेवरेबल रहता है, जबकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल रहता है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर, और यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, ये दोनों में सेम रहेगा, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, सेम सरफेस एरिया के साथ ये भी बढ़ेगा। यहाँ पे इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, जबकि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लेयर बनता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होता है, एक ही लेयर बनेगा ऑक्साइड का, यहाँ पे लेयर बनते जाएंगे सरफेस के ऊपर गैस के। सो ये था दोनों के बीच का डिफरेंस। 3 to 4 मार्क के अंदर ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, सो प्रिपेयर इट। और अब प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होगा मैथमेटिकली, ठीक है। सबसे पहली चीज है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड ग्राफ बनाए गए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है उसे आइसोथर्म कहा जाता है। ओके, चलो। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय द एड्जॉर्बेंट इन at a pressure at a constant temperature can be expressed by the meaning of curve known as a adsorption isotherm। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंजेस के वजह से बनाया जाएगा। चलो, सबसे पहला मोस्ट आईएमपी फ्रुनलीच आइसोथर्म। सबसे पहला है फ्रुनलीच आइसोथर्म। फ्रुनलीच in 1909 gave an empirical relationship between quantity of gas absorbed by a unit mass of a solid adsorbent and pressure at a particular temperature। चलो, वो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला दिया है, x बाई एम इक्वल टू के इंटू पी रेस टू 1 माइनस एन, और वहाँ पे n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चलो, अब सबकी बात करते हैं व्हाट इज व्हाट। चलो, x जो है वो गैस का मास है, जिसे हम W कहते थे, राइट। M जो है वो एड्जॉर्बेंट का मास है, P है वो प्रेशर है। अब जो KNN है वो कांस्टेंट है, और वो एब्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है एंड उस गैस पे डिपेंड करता है जो एब्जॉर्ब होने वाला है। KN 1/n, N और K दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है। X गैस का मास, M एब्जॉर्बेंट का मास, P प्रेशर है। यह फॉर्मूला याद रखना, x/m इक्वल टू K इंटू पी रेस टू 1 माइनस एन। द रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व वेयर mass of gas absorbed per gram of a adsorbent is plotted against the pressure। so x/m versus pressure आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे आपको कर्व मिलेगा, क्योंकि p रेस टू 1 माइनस एन है, यहाँ पे आपको कर्व मिलेगा। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कर्व छोटा होता जाता है। क्लियर है? The relationship is generally represented in the form of curve where mass, okay, ये तो हो गया ना। This curve indicate that at a fixed pressure there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature। अगर आप प्रेशर फिक्स रखोगे तो टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया तो जो एब्जॉर्ब होने का रेशियो है वो कम हो जाएगा। दिस कर्व ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे वो सैचुरेटेड हो जाता है। क्लियर? सो यहाँ पे हमने फिजियोप्शन की बात की है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात हो रही है, केमिकल एड्जॉर्प्शन की नहीं, याद रखना। चलो, अब दोनों तरफ लॉग ले लो।
तो यहाँ पे हो जाएगा log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। ये फॉर्मूला यूज करना होगा सारी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। फ्रूनलिच इक्वेशन ये रहेगा आपका। अब इसका अगर आप फॉर्मूला बनाओगे, चलो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो log x अपॉन m हो जाएगा आपका y, फिर log p हो जाएगा आपका x, 1 अपॉन n जो है वो स्लोप, और log k जो है वो आपका c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो c होगा log k, यानी कि 0 से ऊपर स्टार्ट करना होगा, जहां से स्टार्ट किया वो हो जाएगा log k, ठीक है। चलो उसके बाद स्लोप रहेगा 1 अपॉन n, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है, log p x एक्सिस पे। सो ये दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। द वैलिडिटी ऑफ फ्रूनलिच आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग log x अपॉन m ऑन y एक्सिस एंड log p ऑन x एक्सिस। If it comes to be a straight line, Freundlich isotherm is valid. Otherwise not. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता ग्राफ तो फ्रूनलिच आइसोथर्म आपका अप्लाई नहीं होगा। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n विच इज अवर स्लोप, क्लियर है। एंड इंटरसेप्ट विद द y एक्सिस वैल्यू गिव्स अ c, यानी कि log k। Freundlich isotherm explain the behavior of adsorption in the approximate manner। ये approximate manner में वैल्यू देता है हमें। The factor 1 upon n can have value between 0 to 1. Probable range will be 0.1 to 0.5, याद रखना, ठीक है। Thus equation holds good over a limited range of pressure। Limited range of pressure के लिए ही ये अप्लाई हो सकता है। When 1 upon n is equal to 0, x upon m जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो आपने 1 अपॉन n जो है उसको 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो log x अपॉन m इक्वल टू log k हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। द एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तब एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर 1 अपॉन n इक्वल टू 1 है तो आपको x अपॉन m इक्वल टू k मिलेगा, kp, और तब वो प्रेशर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में रहेगा, क्लियर। बोथ द कंडीशन आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट अ हाई प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया फ्रूनलिच आइसोथर्म हाई प्रेशर पे सैचुरेशन पे हो जाएगा। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय फ्रूनलिच, और ये उसका हो जाएगा लिमिटेशन। फ्रूनलिच का लिमिटेशन क्या था कि हाई प्रेशर पे फ्रूनलिच आइसोथर्म फेल हो जाता है क्योंकि वो सैचुरेशन अप्रोच करता है, क्लियर है। चलो तो ये था फ्रूनलिच आइसोथर्म। अब आपको बात बताई गई है, बहुत ही ज़रूरी बात है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर एड्सॉर्प्शन की बात की है। अब सॉल्यूशन के अंदर एड्सॉर्प्शन की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक चीज़ होगी कि आपको सॉल्यूशन के ऊपर गैस एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो, यानी कि सॉल्यूशन से सॉलिड अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूट को। When a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal, the part of the acid is adsorbed by charcoal and the concentration of acid decrease in the solution। समझ में आया? सॉल्यूशन से एसिटिक एसिड निकल के चारकोल की सरफेस पे डिपॉजिट हो गया। सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विथ चारकोल बिकम्स कलरलेस। आपका जो लिटमस सॉल्यूशन जो जनरली वायलेट रहता है उसके अंदर चारकोल डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसन रिएजेंट। अब चलो ये मैग्नेसन रिएजेंट क्या है? मैग्नेसन रिएजेंट जो है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक डाई है, एजो डाई जिसे आप कहते हो ना, यानी कि बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N लगा होगा और उस दूसरे नाइट्रोजन से एक दूसरा नेफ्थेलिन जुड़ा होगा,
और नेफ्थेलिन के एक रिंग पे OH होगा और इस तरफ जो बेंजीन रिंग था उसके पैरा पोजीशन पे NO2। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले होगा बेंजीन रिंग, ठीक है। सपोज ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका दूसरा बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये आपका तीसरा बेंजीन रिंग है जो कि एज ए नेफ्थेलिन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में N डबल बॉन्ड N होगा। समझ में आया? यहाँ पे इस पोजीशन पे OH और यहाँ पे इस पोजीशन पे NO2 होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बना दो, ये इस बेंजीन का डबल बॉन्ड, ये इस बेंजीन का डबल बॉन्ड और ये नेफ्थेलिन है, दैट्स वाई यहाँ पे ही होगा सिर्फ। तो ये हो गया आपका मैग्नेशन रिएजेंट। जब Mg इसके साथ रिएक्ट करता है वो हमें ब्लू कलर देता है, याद रखना। द कलर इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नेशन, और वहाँ पे मैग्नेशन एड्जॉर्ब हुआ, दैट्स वाई ये कलर मिलता है। सो ये सारी चीज़ें आपको क्या दिखाती है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट को सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया गया। चलो, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। चलो, कुछ एक 4 एक्चुअली आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। सबसे पहली चीज़, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट। अब सॉल्यूट और आपका सॉलिड जो है उन दोनों का नेचर भी यहाँ पे मायने रखता है। चलो, अब प्रेशर के जगह सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन प्रेशर के जगह कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ से इसको हाईलाइट कर देते हैं। लॉग लगा दो, तो log xm इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। The precise mechanism of adsorption from solution is not known. Freundlich equation approximately describe the behavior of adsorption from solution. With a difference, instead of pressure, concentration of solution is taken. Same equation है, pressure के जगह concentration है, ये भी approximate value ही देगा। अब दूसरी बात, C जो है वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन है। याद रखना, रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो लिया गया है सॉल्यूशन, ठीक है। और यू कैन से व्हेन एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तब का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका भी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सेम चीजें होगी। चलो, These can be tested experimentally by taking solution of different concentration of acetic acid. Equal volumes of solution are added to the equal amount of charcoal in a different flask. The final concentration is determined in each flask after the adsorption. The difference in the initial and final concentration will give you the value of X, कितना absorb हुआ है। Using the above equation, validity of Freundlich isotherm can be established. और यहाँ से आप Freundlich isotherm को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था Freundlich isotherm फॉर सॉल्यूशन एंड सॉलिड्स। अब आपको एप्लीकेशंस बताई गई है, यानी कि कहाँ कहाँ Freundlich isotherm यूज होता है। देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट। द फिनोमिना of adsorption finds a number of application, some of them are given. First, production of high vacuum, आपको हाई वैक्यूम बनाना है तब इसका यूज होता है। देखो, the remaining trace of air can be absorbed by charcoal from the vessel evacuated by a vacuum pump
टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। जब आपने वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट किया हो और वहाँ पे थोड़ी बहुत एयर हो तो उसको रिमूव करने के लिए चारकोल यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पे हाई वैक्यूम क्रिएट हो सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसका है गैस मास्क बनाने के लिए। गैस मास्क अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट्स is usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gas। कोल माइन के अंदर पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए गैस मास्क यूज किया जाता है और वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल रखा जाता है जो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। काफ़ी जगहों पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल, जैसे कि वाटर बोतल आपने नहीं परचेस की होगी, उसके अंदर सिलिका जेल का एक पाउच होगा जो वहाँ से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। Silica and aluminum gel are used as adsorbents for removing moisture and controlling humidity। उसके बाद है removing of color matter from the solution। solution के कलर को दूर करने के लिए animal charcoal removes the color of solution by adsorbing color impurities। heterogeneous catalysis, ये बहुत ही ज़रूरी है। adsorption of reactant on a solid surface of a catalyst increase the rate of the reaction। कोई सॉलिड कैटलिस्ट होगा, उसकी सरफेस के ऊपर आपके रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उस सरफेस पे रिएक्शन करवाया जाता है जो आपकी इस रिएक्शन को स्पीडी बनाता है। देयर आर मेनी गैसियस रिएक्टेंट इन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटलिस्ट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया यूजिंग आयरन कैटलिस्ट, फिर H2SO4 बनाने का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, वहाँ पे V2O5 यूज़ करते हैं हम। यूज़ ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। जब इनर्ट गैस को अलग करना हो तब इसका यूज़ होता है। ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन, हर किसी का एड्जॉर्ब होने का रेट अलग होता है ऑन द चारकोल। A mixture of noble gas can be separated by adsorption on coconut charcoal at a different temperature। कोकोनट चारकोल यानी कि कोकोनट से बना हुआ चारकोल। इन अ क्योरिंग डिजीज को क्योर करने में भी इसका यूज होता है। कैसे? अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ऑन देम। या तो जर्म्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जर्म्स ड्रग्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ होती है। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन। अ लो ग्रेड सल्फाइड और इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थली मेटल बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट। पाइन ऑयल की सरफेस पे आपका जो लो ग्रेड सल्फाइड और है वो एब्जॉर्ब होता है। सो फ्रोथ फ्लोटेशन में भी ये यूज होता है। फिर उसके बबल्स बनते थे, फ्रोथ बनता था, ऊपर जाएगा। यू नो दैट, ऑलरेडी ये चैप्टर हो चुका है। उसके बाद है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। द सरफेसेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड्स हैव अ प्रॉपर्टी टू एड्जॉर्बिंग सम डाइज लाइक इयोसिन, फ्लोरोस्किन एंड देयरबाय प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एट अ एंड पॉइंट। सो सिल्वर हैलाइड जो है वो एज ए इंडिकेटर भी यूज हो सकता है क्योंकि वो डाई को एब्जॉर्ब करके एक कोई अपना खुद का एक अलग कलर देते हैं रिएक्शन खत्म होने पे। दैट्स वाई। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। वहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन ही था मेन। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी नियर अबाउट 90% एड्जॉर्प्शन के ऊपर ही बेस है। ओके, अब कुछ एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, वहाँ पे देखो आप। सबसे पहला इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। यानी कि आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक दी थी, 4 में से कोई 2 लिखनी है। आपको चारों के चारों लिखनी है। ठीक है, ये रही 4। ओके, हाई स्पेसिफिसिटी, इरिवर्सिबिलिटी, सरफेस एरिया एंड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये 4 मेन प्रॉपर्टी है केमिसॉर्प्शन की। चलो उसके बाद व्हाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी और वो सरफेस से गैस को रिलीज कर देगा। दैट्स वाई
फिजियोप्शन डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये पॉइंट बताया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, क्लियर है, ये पैराग्राफ उसके आंसर में आएगा। चलो उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखो आपका, वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्योंकि पाउडर्ड सब्सटेंस का सरफेस एरिया इंक्रीज होता आता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एब्जॉर्बेंट का, उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होता है। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन फॉर्म से पाउडर्ड सब्सटेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।